स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो हमारा लास्ट एक्ट है जो सिलेबस का बचा हुआ है इन दिस फास्ट ट्रैक बैच, एंड दैट इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट। आई थिंक कम से कम आपके सिलेबस में इस एक्ट के 2 क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, ये पक्की बात है। तो मिनिमम वेटेज ऑफ दिस एक्ट इज गोइंग टू बी 8 एंड इट कुड गो ऑल्सो अप टू 12 मार्क्स, बट कम से कम 2 सवाल तो आपको आने ही वाले हैं। 3 भी आ सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है क्योंकि आपका ओवरऑल पेपर जो है वो 116 मार्क का आता है, और 116 में से आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स, और उस 100 मार्क्स में से आपको 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है और बाकी सब जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो मिनिमम वेटेज ऑफ दिस एक्ट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स, एंड अलॉन्ग विथ ऑप्शंस इट कैन ऑल्सो गो अप टू 12 मार्क्स। सुनो बेटा, ये फैन ऑन कर दे और पीछे का बंद कर दे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक बार ऑडियो वीडियो में चेक कर लेती हूं। हेलो वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई होप द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग कमल, हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये एक्ट जो है, सुनो मेरी बात, इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट। इनफैक्ट ये पूरी एक्ट में ही 30 सेक्शंस है, इससे ज्यादा सेक्शंस भी नहीं है, और सेक्शंस बहुत इजी है। 5 हिस्सों में अगर एक्ट को डिवाइड कर दिया, 2 घंटे में हमारी पूरी एक्ट अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 घंटे आप लोग शिद्दत से बैठो और पढ़ाई करो, आपका ये एक्ट जो रहेगा वो मुट्ठी में रहेगा, ठीक है? स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एक्ट में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जनरल क्लॉजेस एक्ट। व्हाई इज इट सो? देखो, ये एक्ट ही खुद कहती है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये एक्ट को बनाया ही था इस इंटेंशन से कि हम ना यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे इन द डेफिनेशंस। Along with that, we wanted to shorten the language of the individual act. और उसी सिलसिले में हमने इस जनरल क्लॉजेस एक्ट को किया था इंट्रोड्यूस। तो बहुत सारे एक्ट्स में ये फैन क्यों नहीं बना? करने दो, इसको करने दो, कर लो बेटा। हाँ, हो गया अभी। तो बहुत सारे एक्ट में सेम वर्ड को डिफाइन करना कोई सेंस नहीं बनता है। अननेसेसरली आप क्या कर रहे हो, एक्ट को लंबा बना रहे हो, तो क्या मतलब है? और अलॉन्ग विद दैट बहुत बार रिपीटेशन होता है। जैसे कि देखो, अगर आप देखोगे कोई भी एक्ट के नीचे अगर उस सेक्शन को आपने डिफॉल्ट किया है तो उसका पनिशमेंट रहता है, और फिर लिखा रहता है ही शैल बी पनिश विद अ फाइन, ही शैल बी इम्प्रिजेंट मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल। अब देखो, ही जो वर्ड इस्तेमाल किया है, ही ऑल्सो इंक्लूड्स शी। कल जाके अगर कोई फीमेल डायरेक्टर है और फीमेल डायरेक्टर ने कंपनी में कुछ कांड किया है, फ्रॉड किया है, और हमने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, क्या वो जज साहब को बोल सकती है, हे जज साहब देखो, कंपनी साहब कहता है ही विल बी सेंट टू जेल, ही विल बी लायबल फॉर अ फाइन। मैं तो फीमेल हूं, शी, तो अब मैं लायबल नहीं होगी, मेरे को सजा नहीं होगी। क्या फीमेल डायरेक्टर ऐसा कुछ कह सकती है? क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट ने कहा है, सेक्शन 13 है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, वो कहता है जज साहब, द मैस्क्यूलाइन जेंडर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड द फीमेल्स। तो जहां जहां ही लिखा हुआ है वहां वहां शी भी इंक्लूडेड है। आपको हर एक्ट के हर सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है he/शी। अब ये इनहेरेंट है कि अगर कोई सेक्शन लिख रहा है वो सारे जेंडर्स को कवर कर रहा है। तो हमने क्या किया है, इंडिविजुअल एक्ट्स का लैंग्वेज जो है उसको किया है शॉर्टन। इंडिविजुअल एक्ट्स का लैंग्वेज जो है हमने उसको किया है शॉर्टन। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। और उसके अलावा वाई डेफिनेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो, मैं आपको एक हायरार्की बतानी है। सबसे पहली बात तो दिस इज जनरल नॉलेज, इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एवरी एक्ट। कल जाके आप कोई भी एक्ट क्यों ना पढ़ो, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, फाइनल लेवल में आपके बहुत सारे नए एक्ट्स आने वाले हैं। अब आप सुनो, ये एक्ट्स, कोई भी एक्ट इंडिया में जब आप पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो कोई वर्ड का अगर आपको मीनिंग चाहिए, आप देखते हो उस एक्ट में डेफिनेशन के सेक्शन में क्या उस वर्ड को डिफाइन किया है या नहीं किया है। अगर डिफाइन किया है, क्या बात है, वेरी गुड। आप उसी एक्ट
कि उसी सेक्शन की डेफिनेशन को रिफर करके उस वर्ड का मीनिंग समझ लो। जैसे कंपनी, कंपनीज एक्ट में क्या कंपनीज वर्ड को डिफाइन किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कंपनीज वर्ड को डिफाइन किया गया है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो फिर आप कंपनी का लेमैन लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो नहीं इस्तेमाल करते हो। हमारे लिए तो कंपनी मतलब क्या, जैसे तुम्हें एक दूसरे की कंपनी है मतलब साथ है, बट ये कंपनी, ये साथ, क्या वही मीनिंग है कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट? नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्ट जब आप रीड करते हो, आप क्या करते हो, उस वर्ड का अगर आपको मीनिंग देखना है, आप देखते हो उसी एक्ट में क्या उस वर्ड को डिफाइन किया है या नहीं किया है। अगर उस एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन किया है तो फिर तो क्या बात है, नथिंग लाइक इट। आप उसी एक्ट में डिफाइंड मीनिंग को इस्तेमाल करने वाले हो और उस वर्ड को करने वाले हो इंटरप्रेट। बट हर कोई वर्ड डिफाइन नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग के लिए हम दूसरे एक्ट का रेफरेंस देते हैं। तो देखो, पहले तो हमने ये कवर किया है कि कोई वर्ड है, उसका अगर आपको मीनिंग पता करना है, आप देखते हो उस वर्ड को क्या उस पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन किया गया है। अगर डिफाइन किया गया है, क्या बात है, उस वर्ड का मतलब वही है जो उस एक्ट में डिफाइन है। बट सपोज हमें कोई वर्ड का मतलब ढूंढना है, बट वो वर्ड का डेफिनेशन एक्ट में डिफाइन नहीं है, नहीं है, देखो नीचे एरो आ गया, नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्या उस एक्ट में हमने किसी दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया है टू फाइंड आउट द मीनिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, द वर्ड सिक्योरिटीज। कंपनीज एक्ट में तो सिक्योरिटीज वर्ड कितनी बार आया है, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज वर्ड आया है कितनी बार, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, फर्दर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज कितनी बार सिक्योरिटीज ये वर्ड हमने देखा है कंपनीज एक्ट में। बट सिक्योरिटीज ये वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट कंपनीज एक्ट ने दूसरे एक्ट का रेफरेंस दिया है। सिक्योरिटीज का मतलब वही है जो सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है अंडर सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और ये रेफरेंस कंपनीज एक्ट नहीं दिया है। कंपनीज एक्ट खुद चीख के कह रही है कि हमने तो कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, बट इस एक्ट में जहां जहां सिक्योरिटीज वर्ड को डिफाइंड है आप लोग रिफर करने वाले हो सिक्रा को। तो अब ऐसे केस में अगर एक्ट उस वर्ड को डिफाइन नहीं करती है तो आप क्या करते हो, आप देखते हो क्या वो एक्ट किसी और एक्ट का रेफरेंस दे रही है। अगर वो एक्ट किसी और एक्ट का रेफरेंस दे रही है तो ऐसे केस में फिर आप उस एक्ट पिक के पास जाओगे और उस एक्ट में देखोगे कि सिक्योरिटीज को कैसे किया है डिफाइन। बट सपोज ना एक्ट उस वर्ड को डिफाइन करता है, ना वो एक्ट कोई दूसरे एक्ट का रेफरेंस देता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम देखेंगे क्या उस वर्ड को डिफाइन किया गया है अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। गेटिंग दिस और नो माय डिफरेंस। जैसे मैं आपको आपके सिलेबस का ही डेफिनेशन का एग्जांपल दे रही हूं तो आप भी कोरिलेट कर पाओगे। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया है इन द एक्ट। सेक्शन नंबर 44 कंपनीज एक्ट का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला जब चैप्टर है 44 कहता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल, मूवेबल, बट मूवेबल इस वर्ड को डिफाइन कंपनीज एक्ट ने नहीं किया है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट ने किसी और एक्ट का भी रेफरेंस नहीं दिया है। तो क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप डेफिनेशन देखोगे अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। और जनरल क्लॉजेस एक्ट ने आज हम देखने भी वाला है डेफिनेशन दी है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट ने दी है वही डेफिनेशन आप देखोगे टू अंडरस्टैंड
कि कैसे शेयर्स मूवेबल है, कैसे डिबेंचर्स मूवेबल है, क्या है ये डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की, उसका जवाब कंपनीज एक्ट ने नहीं दिया है, बट उसका जवाब हमारी ये जनरल क्लॉजेस एक्ट देती है। बट देखो, कभी कभार कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्ट में भी डिफाइन नहीं है, एक्ट ने किसी और एक्ट का भी रेफरेंस नहीं दिया है, जीसीए ने भी डिफाइन नहीं किया है, तब फिर आप उस वर्ड को समझोगे बाय लेमैन्स लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। तो कॉमनली जैसे भी उस वर्ड को इंटरप्रिट किया जा सकता है, तो आप डिक्शनरी रिफर कर सकते हो, नहीं तो फिर हमारी गूगल बाबा की जय, आप गूगल कर सकते हो और उस वर्ड को आप समझ सकते हो। Yes or no, guys? And that is why the definitions really play a very important role, especially under the General Clauses Act. तो देखते हैं डेफिनेशन, आ जाइए, लेट्स चेक इट आउट। पहली बात तो 3 डेफिनेशंस का डेफिनेशन सेम है, एफिडेविट, ओथ एंड स्वेयर। वैसे तो हमने कहा है दिस इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट, दिस इज द लॉ ऑफ ऑल लॉज, मतलब सारे लॉज का ही बात है, और फिर बाप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक ही वर्ड, जिस 3 वर्ड्स का एक ही डेफिनेशन इस एक्ट ने दे दिया है, तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेड नहीं था जीसीए से, कोई दूसरा कानून ये कर ले, मतलब बच्चा कर ले अलग बात है, समझ कि बच्चा है, मासूम है, माफ कर दिया जाए, गलती से भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, पर बाप ने ऐसे कर लिया, अब क्या ही कर सकते हैं, अब कानून हमारा ऐसा ही है, इट्स वेरी फनी। एक है एफिडेविट, दूसरा है ओथ और तीसरा है स्वेयर। ये तीनों भी शब्दों की डेफिनेशन जो है इट्स सेम टू सेम। क्या है ये डेफिनेशन, लेट्स चेक इट आउट। तो ये डेफिनेशन कहती है एफिडेविट शैल इंक्लूड एक तो अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, एंड दिस अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन shall be done in front of those person who are allowed under law to affirm and declare instead of swearing। तो क्या कहता है ये पॉइंट, मैं आपको बताना चाहती हूं, सुनो मेरी बात। एफिडेविट की डेफिनेशन में 2 हिस्से हैं, एक है अफर्मेशन और डिक्लेरेशन देना, और दूसरा ये जो अफर्मेशन और डिक्लेरेशन आप दे रहे हो ये आपको देना है इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर अलाउड टू गिव द अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। देखो, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई चीज को अगर आपको प्रूफ करना है, यू डोंट हैव द प्रूफ, और अगर उस चीज को प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रूफ नहीं है, आप क्या करते हो, आप एफिडेविट लिखते हो। से फॉर एग्जाम्पल अभी शादियों का सीजन चालू हो रहा है, अप्रैल में, और शादी, आप आपकी बहन की शादी के लिए जाना चाहते हो, तो आप आपकी बहन की शादी के लिए आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और आपने बहुत सारी ज्वेलरी अपने साथ कैरी की है, ऑलरेडी आप थके हुए हो, बहुत हेक्टिक आपका रूटीन चालू है, कब आपको नींद लग गई ट्रेन में समझ में नहीं आया, बट जब आप सुबह उठे दैट बैग ऑफ ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन, इट्स रॉब्ड। अब बताओ, क्या आप प्रूफ कर पाओगे कि बैग लाई थी और चोरी हो गई है? प्रूफ करना पॉसिबल है क्या? ट्रेन में क्या सीसीटीवी कैमरा होता है? क्या आपने कोई कैमरा लगाया था? सब लोग ही सो रहे थे, कोई आई विटनेस भी नहीं था, क्या आप ये चीज प्रूफ कर पाओगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं। तो जब चीजें प्रूफ नहीं कर सकते ना, आप क्या करते हो, आप लिखते हो एफिडेविट। आप क्या करते हो, आप लिखते हो एफिडेविट। एफिडेविट में आप क्या करते हो, कुछ डिक्लेरेशंस देते हो। तो आप डिक्लेयर करोगे दैट आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस ट्रेन ऑन दिस डेट, मेरा बोगी नंबर ये था, मेरा सीट नंबर ये था, कि मैंने मेरे साथ इतनी ज्वेलरी कैरी की थी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग कार्ड अटैच्ड, एंड दिस ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन। आपने क्या किया, कुछ चीजों के बारे में डिक्लेरेशन दिया है। देखो ये वर्ड आपको दिख रहा है, डिक्लेरेशन। बट सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है, डिक्लेरेशन एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब क्या, ये सारे डिक्लेरेशन देने के बाद आप लिखोगे आई स्वेयर के ऊपर दिए गए सारे फैक्ट्स आर ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। I affirm
that all the above statements are true and correct to the best of my belief and knowledge. और वहां पे आप करते हो साइन. इसको कहते हैं डिक्लेयर करना और इसी डिक्लेरेशन को अफर्म करना. बट ये जो डिक्लेरेशन और अफर्मेशन दिया है आप मम्मी के और पापा के सामने नहीं करोगे. मम्मी कसम, पापा कसम, टीचर कसम, हम जो कह रहे हैं वो सच है. यहां पे लिखा है ये अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इज अलाउड टू बी डन ओनली इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर अलाउड टू टेक योर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. Then this document written will be known as an affidavit. Okay, तो इसमें 3 कीवर्ड्स है. फर्स्ट पॉइंट में अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन और सेकंड पॉइंट में ये अफर्मेशन और डिक्लेरेशन आपने दिया है इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर अलाउड टू टेक योर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. और फिर लिखा है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. बट स्वेरिंग की डेफिनेशन भी यही कहती है. स्वेरिंग की डेफिनेशन कहती है स्वेरिंग शैल इंक्लूड affirmation and declaration in case of persons allowed by law to affirm and declare instead of swearing. Swearing की definition ही कहती है instead of swearing. So that's the irony of our Indian law. खैर ये law काफी पहले बना है when the Britishers were ruling India. So इसमें गलती हमारे इंडियंस की नहीं है, इंग्लिश की है. चलो एक बहुत अच्छी बात हो गई है. आप लोगों का जो कॉस्टिंग का इशू था हर्षद सर से अभी जस्ट बात हुई है तो हर्षद सर को मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है. सो आज हम लोग जीसीए जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे जिसके बाद ही आप लोगों की ब्रेक हो जाएगी. एंड टुमारो क्योंकि आज हर्षद सर नहीं ले पाए, कल क्या करेंगे हर्षद सर थोड़ा सा एक्सटेंडेड ले लेंगे वॉट एवर ही कुडंट कवर टुडे बिकॉज ऑफ द लॉ सेशन है ना. तो आज आपका अच्छे से लॉ हो जाएगा, कल आपका अच्छे से कॉस्टिंग हो जाएगा. तो मिक्सिंग के चक्कर में जो आप लोगों का टेंशन हो रहा था वो सॉल्व हो गया. चलो बेस्ट हो गया. यस. सो अरे क्या इतना इंपॉर्टेंट कॉल है? अच्छा ठीक है. ओके. सो यस. सो एफिडेविट की डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आप याद रखना, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. एंड दिस अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर अलाउड टू टेक अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. ओथ है, स्वेरिंग है या एफिडेविट है, फर्क नहीं पड़ता है. तीनों भी चीजें जो है उनका डेफिनेशन सेम टू सेम है. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो वैसे तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की कभी डेफिनेशन पूछी नहीं है बट कवर कर लेते हैं हम लोग. सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है. सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द गवर्नर जनरल एंड इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस और द चीफ कमिश्नर. अगर आपने उनको कोई काम डेलीगेट किया है तो उस काम के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस या चीफ कमिश्नर को मानेंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट ये डेफिनेशन रेलिवेंट था ओनली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. सो बेसिकली 26 जनवरी 1950 के पहले हम मानते थे, क्योंकि देखो ये एक्ट बहुत पुरानी एक्ट है ना. तो तब तो इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बनाया? 1950 में, जहां पार्लियामेंट बनाया, हमारा संविधान बनाया. उसके पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको माना था? गवर्नर जनरल को. वाइस रॉय हम लोग बोलते थे. वाइस रॉय हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. वाइस रॉय जो था वो माना जाता था एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. और अगर वाइस रॉय ने अपना पावर डेलीगेट किया है टू अ गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस और टू द चीफ कमिश्नर, तो वो काम के लिए उस टाइम के लिए हम मानेंगे दैट गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस और द चीफ कमिश्नर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, ओके, क्या हुआ है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और अगर प्रेसिडेंट ने कुछ काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या तो चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया है तो उस काम के लिए हम मानेंगे द स्टेट गवर्नमेंट और द चीफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जहां तक हमारी यूनियन टेरिटरीज है
तो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हीं को माना जाएगा एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट कमेंसमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कमेंसमेंट? तो देखो, कमेंसमेंट नाम ही कहता है वो दिन जिस दिन आपका एक्ट कम्स इनटू फोर्स इज नोन एज द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. देखो, एक बात आपको बतानी है, ऐसा हो सकता है एक्ट बना है एक दिन बट कमेंस हो रहा है कोई और दिन. जरूरी नहीं है जिस दिन एक्ट बना है उसी दिन से कमेंस हो. Okay, so relevant date for us is when is the act going to commence, क्योंकि वही से आपको provisions follow करना जरूरी हो जाता है. Okay, so it may happen act बना है एक दिन but commence हो रहा है कोई और दिन. So जिस दिन वो applicable होता है उस दिन को माना जाता है as a day of commencement. Next, the next definition is the definition of the word document. और ये document की definition important है, please mark it important. एक तो document और वो जो movable और immovable property की definition है वो भी important है. ठंडा हो गया. Okay, this definition of document is an inclusive definition. आपको समझता है inclusive और exclusive क्या होता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन. तो यहां पे इंक्लूसिव डेफिनेशन में द डोर्स आर ओपन, बहुत ब्रॉड है. और हम जो कहते हैं इंक्लूड्स 1 2 3 4 ये सब इलस्ट्रेशंस है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. इसके अलावा भी दूसरी चीजें हो सकती है जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कवर हो रही है या आ सकती है, जो भी है. ओके, सो देखो, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, document includes. What does it include? 1, any matter that is written, underline the word, it is written upon any substance. So देखो, एक बात बताती हूं मैं आपको. ओरली किसी दो लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, कैन इट बी रिगार्डेड एज अ डॉक्यूमेंट? नो. वाई नो? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए दैट मैटर हैज टू बी इन राइटिंग. इट हैज टू बी इन राइटिंग बट इट कैन बी रिटन ऑन एनी सब्सटेंस. जैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक है, क्या ये एक डॉक्यूमेंट है? आपकी नोटबुक है जिसमें आप नोट्स लिखते हो, क्या ये भी एक डॉक्यूमेंट है? मेरा ये लैपटॉप है जिसमें मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं, क्या ये भी एक डॉक्यूमेंट है? तो अगर मैंने यहाँ पे ये नोट्स बनाए, जैसे कि ये मैंने कल नोट बनाते बैठी थी, टिप्स फॉर लॉ पेपर, ये मैंने बनाए, ये कुछ 10-11 टिप्स है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे. ओके, आज सोचा था लास्ट दिन है तो कुछ तो ज्ञान दूंगी ना मैं आपको, तो ये बनाती बैठी थी. तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये सब टाइप किया है. तो अब बताओ मुझे कि ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये तो फॉर्मेट जो है ये फिजिकल नहीं है, ये तो वर्चुअल है. ये फिजिकल है क्या? नहीं है. ये कैसा है? वर्चुअल है, इलेक्ट्रॉनिक है. बट क्या इसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा? बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिटन ऑन अ मैटर. दिस इज रिटन ऑन अ मैटर, भले ही नॉट फिजिकल बट इलेक्ट्रॉनिक. सो यस, इट्स अ सब्सटेंस, an acceptable substance. Even that word file will be regarded as a document. और जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, it can be by means of letters, figures, sometimes images, charts, pie diagrams. तो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, बट रिटन में ऑन सम सब्सटेंस होना जरूरी है, विच इज इंटेंटेड to be used for the purpose of recording. तो हमारा इंटेंशन क्या है? डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. ओके, सागर का नंबर है आप लोगों के पास? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. सो बहुत बार आप क्या करते हो, कोई पीपीटी रहता है उसका फोटो क्लिक कर लेते हो, खच खच. ये फोटो क्यों क्लिक करते हैं आप? यस, फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड. कल जाके मेरे को अगर रिवीजन के वक्त कुछ दिक्कत आ गई, रिवाइज करना है, वो पीपीटी अच्छा लगा, वो चार्ट अच्छा लगा, तो वो फोटो रिफर कर लिया. तो आपने इसको मेंटेन किया है,
इन सम काइंड ऑफ फॉर्म, मे बी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि वो फोटो अपने मोबाइल में स्टोर किया, उसका प्रिंट आउट तो नहीं लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन्ड है। उस वहां पे कुछ फिगर्स है, कुछ चार्ट्स है, कुछ डायग्राम है, बट व्हाई डिड यू मेंटेन इट? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग। इस पे भरोसा नहीं है, इसलिए उस पर रिकॉर्ड कर दिया। सो दैट्स नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ये कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। एक बात बता मुझे, सपोज आपने कुछ एक चार्ट बनाया है, चार्ट, क्या ये एक डॉक्यूमेंट होगा? बोलो ना। या से फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट अपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि कौन सी बैच में कौन से बच्चे का एडमिशन हुआ, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, इनवॉइस, क्या वो भी एक डॉक्यूमेंट है? बोलो ना। आपकी मम्मी जो है हिसाब किताब मेंटेन करती है, कितना पैसा पापा ने दिया है और कितना खर्चा हुआ है, क्या वो भी एक डॉक्यूमेंट है? तो देखो, ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है। इसमें कोई भी चीज आ सकती है एज अ डॉक्यूमेंट। आप कभी कभार अपने मोबाइल में नोट्स बनाते हो या नहीं? देखो मेरे मोबाइल में भी कितने सारे नोट्स है, तो क्या ये सारे नोट्स जो है, अब देखो ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं, क्या ये सारे नोट्स जो है, बताओ मुझे, क्या इसको माना जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट? अरे बोलो ना। इसको माना जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट। सो अ डॉक्यूमेंट इज एनी मैटर दैट इज रिटन ऑन अ सब्सटेंस, either by means of letters, figures or a combination of letters, figures, charts, diagrams, जिसका intention होता है to keep it for the purpose of recording. So this was the definition of the word document. Okay? आगे गुड फेथ। अब ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मोंग ओंग सी वर्सेस मोंग सी मोंग केस है ना, वो इसी का है ना, गुड फेथ का। यहां पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, वो केस भी बताती हूँ मैं, सुन लो आप, मस्त है केस। ये गुड फेथ की डेफिनेशन क्या कहती है? एनीथिंग दैट यू हैव डन इन गुड फेथ। इन गुड फेथ मतलब क्या? एनीथिंग दैट यू हैव डन ऑनेस्टली, एनीथिंग दैट यू हैव डन ऑनेस्टली विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन डन इन गुड फेथ। अब चाहे आपने वो काम नेग्लिजेंटली किया है या नेग्लिजेंटली नहीं किया है, अब फर्क नहीं पड़ता है, आपने काम किया होना चाहिए ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब क्या? सच्चे दिल से, साफ मन से, मन में कपट भाव नहीं है, उसको कहते हैं ऑनेस्टली। सच्चे दिल से अगर आपने काम किया है, माना जाएगा आपका फेथ जो है दैट इज गुड फेथ। आपका फेथ जो है वो क्या है? गुड फेथ है। सो एनी एक्ट दैट यू हैव डन इन गुड फेथ विच इज डन ऑनेस्टली, वेदर यू आर नेग्लिजेंट और नॉट, डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस। मतलब आपका मन साफ था तो माना जाएगा आपने काम किया है इन गुड फेथ। आपका मन साफ था तो माना जाएगा आपने काम किया है इन गुड फेथ। मन साफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आपने वो काम, सुनना, मौके पे चौका, हम लोग समोसा खा रहे, आ रहे हो आप लोग भी? चलो आ जाइए। यस, तो हम क्या कह रहे थे, सुनो ना मेरी बात। आपने काम सच्चे दिल से किया होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब माना जाएगा दैट द एक्ट हैज बीन डन इन गुड फेथ। चाहे आपने ये काम नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली भी क्यों ना किया हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपका मन साफ था ना, माना जाएगा आपने काम किया है इन गुड फेथ। देखो मैं आपने वो पिक्चर देखी होगी, फिर हेरा फेरी। फिर हेरा फेरी में वो सीन था जहां पे क्या हुआ था, अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे अनुराधा को। कुछ याद है आपको? अनुराधा कहती है 21 दिन में तुम्हारा पैसा डबल, 21 दिन में तुम्हारा पैसा डबल। अक्षय कुमार ने सच में बिलीव किया कि अनुराधा 21 दिन में पैसा डबल करके देगी। मतलब मुझे बताओ, क्या उसका फेथ गुड था? अक्षय कुमार ने ऑनेस्टली, साफ मन से वो पैसे अनुराधा को दे दिए, ये बिलीव करते हुए कि 21 दिनों में 1 करोड़ का अनुराधा 2 करोड़ लौटा के देगी। बट 21 दिन बाद जब वो पैसा लेने जाता है, 2 करोड़ तो भूल जाओ, जो 1 करोड़ दिए थे वो भी उसके सारे के सारे डूब गए। डबल मनी के चक्कर में क्या डबल धोखा हो गया। बट यहां पे अक्षय कुमार ने ये जो काम किया है, क्या उसका फेथ गुड है? बताओ, अक्षय कुमार का फेथ
गुड है, अक्षय कुमार का फेथ गुड है, क्योंकि उसने काम किया है ऑनेस्टली, उसने काम किया है ऑनेस्टली, साफ मन से। देखो वही आप और मैं होते तो क्या ऐसे ही किसी भी इंसान को दे देते 1 करोड़ रुपए? अगर अच्छा ये अनुराधा छोड़ो, आप तो मुझे इतने टाइम से जानते हो, इतने महीने हो गए, मैं आपको कहूंगी आप मुझे आपकी सारी सेविंग्स दे दो, जितनी भी है, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 21 दिनों में मैं पैसा डबल करके आपको दे दूंगी, तब भी आप मुझे दोगे क्या? क्या लगता है आपको? 10-20 रुपये दे देंगे। इतने समय के 10-20 रुपए, बस मैं लाखों करोड़ों की बात करें, आप 10-20 रुपए मेरे 10-20 इसीलिए क्योंकि वो रिस्क आप ले सकते हो। समोसा तो दे रहे दाश वसूल हो गई। संडे के दिन जो बच्चा आ रहे समोसा खा रहे, देखो वसूल हो गया। तो बेटा इतने आसानी से हम नहीं देते पैसा। अब सोचो अगर मेरे पास ये जादू की छड़ी होती, 21 दिनों में पैसे डबल हो जाते, तो हम क्यों मर करते? संडे के दिन क्यों बाँच लेते? आप ही बताइए मुझे। हम घर पे बैठे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10, 10 का जो भी है, नहीं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 करते जाते ना। क्यों मर करते हैं हम? महीना भर भी नहीं, 21 दिन में बोल रहे पैसा डबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, कोई ये बात की गारंटी नहीं ले सकता। ये कॉमन सेंस है। ये क्या है? कॉमन सेंस। बट यहां पे अक्षय कुमार ने कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया। ही वॉज नेग्लिजेंट, बराबर ना, केयरलेस था। बट जनरल क्लॉजेस एक्ट कहती है हमको फर्क नहीं पड़ता, आप केयरफुल हो या केयरलेस हो, बस आपने काम किया होना चाहिए सच्चे दिल से, ऑनेस्टली, तो माना जाएगा आपने काम किया है इन गुड फेथ। यस नो गाइस? बट मैं आपको बताना चाहती हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मेरे को करनी है कि स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई टोल्ड यू जनरल क्लॉजेस की आप डेफिनेशन तभी रिफर करते हो जब आपका एक्ट साइलेंट है। इंडिया में दूसरे एक्ट्स है, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड ने भी इस वर्ड को डिफाइन किया है, गुड फेथ को। बट जब इंडियन पिनल कोड ने गुड फेथ को डिफाइन किया है, इंडियन पिनल कोड कहता है गुड फेथ इज एनी एक्ट दैट इज डन ऑनेस्टली बट नॉट नेग्लिजेंटली। मतलब उस एक्ट में माना जाएगा योर डीड इज इन गुड फेथ, 1 जब आपने सच्चे दिल से काम किया, और 2 आप केयरफुल हो। ये डेफिनेशन अलग है जीसीए की डेफिनेशन के कंपैरिजन में। बट आप बताओ जीसीए की डेफिनेशन पहले देखी जाएगी या एक्ट में अगर डिफाइन किया है तो उसको पहले देखा जाएगा? एक्ट में अगर डिफाइंड है तो अगर सपोज मैंने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया है 400 BC का अंडर आईपीसी, मैंने अगर किसी का, मैं क्यों, अक्षय कुमार जो है अगर अनुराधा के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है, वो आईपीसी के अंदर केस फाइल नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहां पे आईपीसी के हिसाब से अक्षय कुमार का एक्ट गुड फेथ में नहीं था। क्योंकि आईपीसी कहता है गुड फेथ के लिए ऑनेस्टी तो काम किया होना चाहिए, प्लस नॉट नेग्लिजेंट। बट क्या यहां पे अक्षय कुमार नेग्लिजेंट थे या नहीं थे? नेग्लिजेंट समझता है आपको? नेग्लिजेंट मतलब क्या? केयरलेस। नेग्लिजेंट मतलब क्या? क्या अक्षय कुमार यहां पे केयरफुल थे या केयरलेस थे? केयरलेस। तो आईपीसी के हिसाब से उनका फेथ गुड नहीं है। क्यों? कैसे क्या था? हाँ, तो जनता को थोड़ी ना पता था वो क्या करने वाला है पैसों का। ऐसे भी वो अक्षय कुमार को भी काम पता था वो क्या करने वाली है, वो उसने भी खाया इसने भी खाया। वैसे नहीं बेटा, बट आप थोड़ी तो इंक्वायरी करोगे ना। क्या आप, वैसे ये तो क्या मूवी का सीन है, तुम इसके लिए बहुत इमोशनल हो गए। मूवी में कुछ भी हो सकता है। देखो, एक तो मूवीज में, दूसरा एकता कपूर के सीरियल में, और दूसरा अंडरटेकर। ठीक है, मीर हमारा एकता कपूर के सीरियल, वो इंसान कितनी भी बार मर के कितनी भी बार जिंदा हो सकते हैं।
तो ये सब जो है ये सिर्फ अपनी बॉलीवुड टॉलीवुड मूवीज में, एकता कपूर के सीरियल में ऐसा हो सकता है, और पूनम पांडे जो जो मरा हुआ इंसान जो है जिंदा हो सकता है, उसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता है। तो कह रही है मूवी का सीन था, दैट वाज जस्ट फॉर दैट फन एलिमेंट, बट अदरवाइज अगर यहाँ पे तो हम बात करें बिजनेस सेंस कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आपको ऐसे आंख बंद करके किसी पे विश्वास करके वो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करना है, आपको इंक्वायरी करनी है। यू कैन नॉट बी केयरलेस, यू हैव टू बी केयरफुल। इफ यू आर केयरलेस, लॉ विल नॉट प्रोटेक्ट यू। थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके आपको इंक्वायरी करके ट्रांजैक्शन डील करना पड़ेगा। हाँ, फ्रॉड अगर ऐसा किया है कि एक्टिव कंसीलमेंट है, कि मतलब इंक्वायरी की है फिर भी पता नहीं चलेगा, तब कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। बट थोड़ी सी इंक्वायरी करके अगर आपको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ तो काला है, फिर भी आप दाल पीते हो, तो बेवकूफ आप हो, फिर कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। फिर मत बोलना पेट दर्द कर रहा है, समझ रहे हो आप? सो एग्जैक्टली ये पॉइंट वही कहता है। जीसीए जो है, जीसीए की डेफिनेशन बहुत लीनियंट है। जीसीए तो बोल रहा है भाई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने नेग्लिजेंटली किया है या नेग्लिजेंटली नहीं किया है, बस तुमने ऑनेस्टली किया होना चाहिए। हम बात कर रहे थे आईपीसी के बारे में। आईपीसी कहता है ऑनेस्टली तो होना चाहिए, प्लस नेग्लिजेंटली नहीं होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल, है ना? इसके ऊपर एक केस भी है। वो केस लॉ का नाम का रेफरेंस आप सिर्फ वहां पे टेक्स्ट बुक में दे दो, जो मैंने अभी कहा ना, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, केस लॉ का नाम है, बट वो स्पेलिंग के लिए मैं टेक्स्ट बुक खोल रही हूं। आप लोगों का एलएलपी, फेमा, फॉरेन कंपनीज अच्छे से हो गया ना, एकदम थॉरली? बोलो ना, मम्मी कसम। बट एक बार तो पढ़ा है ना आपने? हाँ हाँ। और आज के बाद अब आपके पास एग्जैक्टली 1 महीना है। मैंने कुछ एक प्लान भी किया है आने वाले 1 महीने के लिए। हाँ, तो वो मैं बताऊंगी, मैं डिस्कस करूंगी मंडे शाम को। तो भले ही बैच खत्म हुई है, बट ये मतलब नहीं है कि हमारा साथ कंप्लीट हुआ है। ये मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, मैंने मेरे रेगुलर बैच के बच्चों को भी बोला है और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि बैच खत्म हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा साथ खत्म होगा। बैच के साथ भी हम बहुत कुछ करते हैं और बैच के बाद भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आज तो हमारा फॉर्मली बैच कंप्लीट हो जाएगा, बट 7 कंप्लीट नहीं होएगा। 7 आपका रहेगा 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन तक। कुछ अच्छी चीजें मैंने आपके लिए लाइन अप की है आने वाले 1 महीने को कंसिडर करते हुए। तो मंडे हम रिवील करेंगे क्या क्या हमने लाइन अप रखा है आपके लिए। मजा आ जाएगा आपको, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये गुड फेथ, ये देखो, ये डेफिनेशन, ये हम केस की बात कर रहे थे, ये स्पेलिंग के लिए हमने खोला। देखो, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। नाम तो कुछ ऐसा ही है। तो उसमें वही पॉइंट आउट करा। हाँ, वैसे जैसे मैंने आईपीसी बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी गुड फेथ को डिफाइन नहीं किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने गुड फेथ को डिफाइन, तो अगर एक्ट ने उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है तो फिर आप क्या जीसीए की डेफिनेशन देख सकते हो। फिर जीसीए की डेफिनेशन कहती है कोई भी काम जो आपने ऑनेस्टली किया है माना जाएगा इट हैज बीन डन इन गुड फेथ, वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट। जीसीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग में यही कंक्लूड हुआ कि जीसीए की डेफिनेशन आप तभी रिफर करोगे जब आपका एक्ट साइलेंट है। बट अगर आपके एक्ट ने डिफाइन किया है उस वर्ड को, जैसे आईपीसी ने डिफाइन किया है, तो हम आईपीसी में अगर केस फाइल हुआ है, हम आईसी में डिफाइंड गुड फेथ को रिफर करेंगे, जीसीए को रिफर नहीं करेंगे। ये सुनो गाइस, तो ये केस लॉ का रेफरेंस उधर लिख लो ना, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग।
और एक सेंटेंस वहां पे लिख सकते हो, कुछ जगह है वहां पे, लिखो दिस डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ, दिस डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ विल बी रिफर्ड this definition of good faith will be referred only if the respective act only if the respective act does not define the word good faith. Does not define the word good faith. यही डिसाइड हुआ था इन मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर. कम ऑन गाइस, फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर माने कि 12 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल. अगर 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च. हाँ देखो, आज हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है. 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर आज खत्म हो रहा है ना. नेक्स्ट, अ पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है. सो पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, an association of persons and a body of individuals whether incorporated or not. तो बेसिकली पर्सन्स की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल पर्सन्स आएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव. और इंक्लूसिव में हमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दिया. बट आप और मैं भी तो इंसान ही है ना, पर्सन ही है. तो क्या हम भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर है? आप बोलोगे डेफिनेशन में तो नहीं दिया है. अरे नहीं दिया है तो भी फर्क नहीं पड़ता है. ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है. नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन कवर होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन. बट बताओ, जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को डिफाइन किया है. तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो, उसमें अगर आप पर्सन वर्ड से रूबरू होते हो, आप कौन सी डेफिनेशन लोगे? जीसीए की या इनकम टैक्स एक्ट की? क्यों ऐसा? क्योंकि जीसीए खुद कह रहा है आप हमारी डेफिनेशन तभी रिफर करोगे अगर आपका एक्ट ने उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है ना. वेरी गुड. सिर्फ ईयर अगर कहीं लिखा होगा तो हाँ, हमारा ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, नॉट हिंदू कैलेंडर ईयर, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर. और ब्रिटिश कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी. और ईयर मतलब 12 महीने ही होते हैं रे. सो इट विल एंड ऑन 31 दिसंबर. और ये डेफिनेशन तो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. पहले मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज एनी प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इमूवेबल. मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो इमूवेबल नहीं है. वो मैंने नहीं दिया है यहां पे क्योंकि क्या दूं मैं. तो क्या है मूवेबल, वो समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा क्या इमूवेबल है. अब देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इट शैल इंक्लूड. क्या ये डेफिनेशन भी इंक्लूसिव है? व्हाट डज इट इंक्लूड? 1, लैंड. सेकेंड, एनी बेनिफिट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. एनी बेनिफिट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. एग्जाम्पल लिख सकते हो, माइन. माइन. या तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, अ वेल, कुआ. इट्स अ बेनिफिट दैट इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. लैंड के लिए तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. स्पेसिफिकली डेफिनेशन ही कह दिया है. लैंड क्या है? मूवेबल और इमूवेबल? यू कैन नॉट मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनी बेनिफिट दैट इज अराइज्ड आउट ऑफ लैंड. अ माइन, क्या ना माइन बी मूव्ड? अ गोल्ड माइन, अ कोल माइन तो मूवेबल है या इमूवेबल है? वैसे ही वेल, कुआ, मूवेबल या इमूवेबल? नेक्स्ट, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ट्रीज. इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ट्रीज.
बताओ मुझे, ट्रीज आर डीपली रूटेड इन द सॉइल, दे आर नॉट मूवेबल। उनको अगर कट कर दिया तो उनमें जान ही नहीं रहेगी, वो ट्री नहीं रहेगा। जैसे कि अ टिम्बर ट्री, उसके रूट्स आर विद इन द सॉइल, वो इमूवेबल है। बट अगर ट्री को कट कर दिया, टिम्बर निकाला, ये टिम्बर मूवेबल हो जाता है। क्या बोल रही हूं मैं? हाँ, टिल द टाइम इट इज अटैच टू द अर्थ इट इज इमूवेबल। वैसे स्टैंडिंग क्रॉप्स इमूवेबल, बट हार्वेस्टेड क्रॉप्स मूवेबल। कॉमन सेंस। And things permanently fastened to anything attached to the earth. जैसे कि आपने ब्रिज बनाया है, तो आपने अर्थ का सपोर्ट लेते हुए ब्रिज बनाया है। आपने डैम बनाई है, डैम अर्थ का सपोर्ट लेते हुए, अब उसको परमानेंटली वहीं पे अटैच कर दिया है। अरे बताओ ना, बिल्डिंग अ ब्रिज, बिल्डिंग अ डैम, फिर उसके बाद जैसे मुंबई में स्काई वॉक्स होता है, स्काई वॉक्स, मेट्रोज होता है, जैसे अपन नॉर्मल रोड पे वॉक करते हैं अपन, हाँ नहीं, स्काई स्क्रेपर अलग होता है। स्काई वॉक क्या होता है? जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज बनता है व्हीकल्स के लिए, स्काई वॉक बनता है इंसानों को चलने के लिए। जैसे कि एक स्टेशन इधर है, वैसे आपको इधर जाना है, तो ऐसे चलने के लिए यहाँ पे है ना, सारसबाग के बाहर, सारसबाग के बाहर इस कोने से इस कोने पे आपको अगर क्रॉस करना है, देयर इज अ ब्रिज, नॉट फॉर व्हीकल्स बट फॉर इंसान। ओके, तो वैसे वहां पे बॉम्बे में ऐसे पूरे के पूरे रोड्स है इंसानों को चलने के लिए, स्काई वॉक, क्योंकि वो ऊपर बना रहता है अबव द ग्राउंड लेवल, बट वो भी इमूवेबल ही है। वो भी क्या है? तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ब्रिज, डैम, स्काई वॉक्स। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है? इमूवेबल है। डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो हमने डेफिनेशन में तो स्टेट नहीं किया है, बट प्रॉपर्टी कैसी है? इमूवेबल। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, benefit arising out of land, things attached to the earth, and things permanently fastened to anything attached to the earth. This definition is not exhaustive, it's inclusive. इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो हमने दिया तो नहीं है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हो सकता है कवर। कुछ एग्जाम्पल्स है यहां पे, देखो ना, मेरे को आपको बताना है। स्टैंडिंग क्रॉप मूवेबल या इमूवेबल? हार्वेस्टेड क्रॉप, ट्री इमूवेबल, टिम्बर कट फ्रॉम ट्री मूवेबल। फिर उसके साथ साथ मशीनरी दैट इज फिक्स टू द सॉइल, मूवेबल और इमूवेबल? मूवेबल और इमूवेबल? Virtual students, movable or immovable? It will be considered as immovable. But सुनो ना, right of way to access from one place to another, इसमें आता है वो skywalk और bridges. Right of way to access, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं, उस रोड को एक्सेस कर रहे हैं, ब्रिज को एक्सेस कर रहे हैं, उस स्काईवॉक को एक्सेस कर रहे हैं। ये ब्रिज, ये रोड, ये स्काईवॉक मूवेबल और इमूवेबल? इमूवेबल। क्या है? बट द राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर इज नॉट इमूवेबल, दैट इज मूवेबल। क्योंकि हमको पानी को किस डायरेक्शन में ड्रेन करना है वो हमारे हाथों में है। पानी कहीं पे भी फ्लो हो सकता है, तो हमको उसको किस डायरेक्शन में ड्रेन करवाना है या फ्लो करवाना है वो हम खुद डिसाइड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दैट्स नॉट इमूवेबल, दैट इज मूवेबल। तो अगर आप एंड में चार्ट बुक से ही रिवाइज करने वाले हो, मैं वहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखवाना चाहती हूँ, आप लिखो ना डेफिनेशन के उधर ही। जैसे ये आपकी चार्ट बुक है, ये चार्ट बुक में आपने लैंड लिख लिया, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में आपने क्या लिखा?
माइंस एंड वेल, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वहां पे लिखो ट्रीज, स्टैंडिंग क्रॉप्स, लिख लिया, ट्रीज, स्टैंडिंग क्रॉप्स. और थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, वहां पे आप लिखो ब्रिज, डैम, स्काईवॉक. और जहां पे ब्रिज और स्काईवॉक लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो राइट ऑफ वे टू एक्सेस, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट टू वे ऑफ एक्सेस from one place to another. और सिर्फ एक आप क्या कर सकते हो, वहां पे नीचे एक तो यहां पे भी लिखो, ये थिंग्स अटैच टू द अर्थ में लिखो, थिंग्स अटैच टू द अर्थ में लिखो आप हेवी मशीनरी फिक्स टू द सॉइल. हेवी मशीनरी फिक्स टू द सॉइल. और सिर्फ यहां पे नीचे जगह ना, देखो यहां पे कहीं जगह है ना, वहां पे आप एक नोट लिखो, राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर. राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर is movable property. Is movable property, लिख लिया वो, right to drain of property is movable property. ये डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है. प्लस उसके साथ साथ मेरे को और एक चीज बोलनी, हो सकता है आईसीआई जब आपको सवाल पूछे ना एग्जामिनेशन में, इट कैन आस्क अ क्वेश्चन बाय मेकिंग अ केस स्टडी ऑन दिस. जैसे कि इंस्टीट्यूट बना सकता है, देयर वाज अ लैंड with 50 timber trees, और 50 timber trees को हमने कट कर दिया, हमने कट कर दिया, पहले ट्री तो लिखा बट कहा हमने कट कर दिया. अब ये जो ओनर है उसने लैंड विद दिस ट्रीज विच वर कट सोल्ड किए टू समवन एल्स, से एक्स ने बेचा टू मिस्टर वाई. अब आप बताइए ये जो सेल हुआ है क्या मूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है अकॉर्डिंग टू जीसीए? वेरी गुड, लैंड इमूवेबल और ट्रीज मूवेबल. तो इतने शौक में क्यों डर डर के जवाब दे रहे हो आप? कुछ कंफ्यूजन था? तो फिर ऐसे आप ओवरऑल नहीं बोल सकते कि मूवेबल ओवरऑल मूवेबल और ओवरऑल इमूवेबल नहीं बोल सकते हो. वो सिंगल सेल है, मुझे ऐसा वो सिंगल से नहीं, सेल दोनों चीजों का हुआ है. तो अगर सेल दोनों चीजों का हुआ है, सेल मूवेबल का हुआ है या इमूवेबल हुआ है? दोनों का हुआ. लैंड इमूवेबल और टिम्बर ट्रीज जिनको कट कर दिया है वो मूवेबल. तो दोनों का कॉम्बिनेशन में जवाब दिया है. फिर आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और इसलिए डेफिनेशन को बाय हार्ट लर्न करना जरूरी है. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, any benefit arising out of land, things attached to the earth and things permanently fastened to anything attached to the earth. Your definition is like really very 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 important है ना? चलो, ये आया क्यों नहीं बंदा अभी तक? मेरे को भूख लग गई, आज मैं नाश्ता किए बगैर आई हूँ. आज कुछ नहीं खाया, सुबह से सिर्फ दूध पिया है, छोटा सा इतना सा. नहीं कोई बात नहीं, आएगा वो. उसको बोलती, उसका नंबर भी नहीं एक्चुअली मेरे पास. मेरे लिए मेरा शैडो अमर है यार, अमर बेस्ट है. You can have how many ever you want. If you want to have two, you can have two. मैम बिस्किट खा लो.
इफ यू वॉन्ट टू हैव वन यू कैन हैव वन, वट एवर यू फील. क्लास अपना लंबा चलेगा, एक अभी खा लो, एक बाद में खा लेना. मैं तुम्हें ब्रेक दे दूंगी बीच में, अभी 1 घंटे बाद. एक ही देना बेटा, मुझे 2 नहीं चाहिए. तुमको चाहिए और तो ले लेना. हाँ ठीक. कौन सी चटनी है? दे दे. आई एम सो सॉरी वर्चुअल स्टूडेंट्स, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इतना सा दूध पी के आई हूं, मेरे को भूख लग गई. ये अलग बोन है क्या? ठीक है, हम क्या करते, थोड़े से सेक्शंस कर लेते, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते, तब हम लोग खाते हैं. वर्चुअल स्टूडेंट्स, हम खाते खाते नहीं पढ़ाते, रहने दो, वर्चुअल स्टूडेंट्स को भी बुरा लगेगा. आ जाइए, सुनो, हम लोग ये ब्लॉक कंप्लीट कर लेते, फटाफट हो जाएगा. सबसे पहले सेक्शन नंबर 5, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट. कोई भी एक्ट ऑपरेशन में कब आता है? देखो मैं आपको बताती हूं, 3 पॉइंटर्स है इस सेक्शन के. 3 पॉइंटर्स है. सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट जब बनता है ना, उसको हम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं. और जब हम पब्लिश करते हैं, हम नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश करते हैं. उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि ये जो एक्ट है ये किस दिन से कमेंस होगा. अब अगर नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि ये एक्ट किस दिन से कमेंस होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है. जो दिन लिखा है उसी दिन से यह एक्ट होगा कमेंस. बट सपोज नोटिफिकेशन में कमेंसमेंट का डेट लिखा ही नहीं है, तो जिस दिन एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होती है, माना जाएगा उसी दिन से एक्ट जो है वो हो जाएगा कमेंस. ओके, और तू भी खा ले, तूने खाया? हाँ, सबको लेने के बाद तू भी ले लेना. और तीसरा पॉइंट, अगर कभी ऐसा हुआ एक्ट नोटिफाई हुई नहीं है, अगर नोटिफाई नहीं हुई है तो डेट का भी सवाल नहीं होता है और नोटिफिकेशन का भी सवाल नहीं होता. तो जिस दिन आपकी एक्ट एक्चुअली बनी है, मतलब आपको मिला है प्रेसिडेंट का कंसेंट, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आपको मिला है गवर्नर जनरल का कंसेंट, उस दिन से माना जाएगा कि आपकी जो एक्ट है वो हो जाती है कमेंस. खैर वो बात अभी पार्लियामेंट बनने के बाद होती नहीं है, पहले हुआ करती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब गवर्नर जनरल वाइस रॉय जिस दिन साइन करता था ना, उसी दिन से पब्लिकेशन, मतलब ये एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाती थी. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा ना कि कोई कानून बना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नोटिफाई करते ही है और नोटिफिकेशन में हम डेट लिखते ही है कि कब से ये कानून हो जाता है एप्लीकेबल. पर अगर नहीं लिखा है तो फिर हम ऐसा लिखते हैं कि जिस दिन पब्लिश हुआ है उस दिन से माना जाएगा कि एक्ट कमेंस हो गया है. सो ये 3 चीजें जो आपको याद रखनी है. आप समरी लिखो क्या? पहला, एक्ट उस दिन से कमेंस होता है, किस दिन से? जो दिन आपने लिखा है इन द ऑफिशियल गैजेट. अगर ऑफिशियल गैजेट में कमेंसमेंट का डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है उस दिन एक्ट कमेंस होगा. और अगर एक्ट कभी नोटिफाई हुआ ही नहीं तो गवर्नर जनरल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, या तो अब प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करता है उस दिन से आपका एक्ट ऑपरेशन में आ जाता है. एक्ट ऑपरेशन में आना मतलब कमेंस होना. ओके, अरे ये सुनो गाइस. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6 is also really very important. Please mark section 6 very important. Effect of repeal. Repeal करना मतलब क्या? सुनो मेरी बात. पहली बात तो repeal करना मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना. ऐसा रिपील का इफेक्ट होता है कि माना जाएगा ये कानून कभी था ही नहीं इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ.
दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिपील. रिपील इनफैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता है. जब हम डिलीट कहते हैं, डिलीट इज डिफरेंट फ्रॉम रिपील. डिलीट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, बट रिपील का तो आपने जो मैंने शब्द कहा ना उससे आपको समझ में आ जाएगा. जड़ से उखाड़ के उसको फेंक दिया है, जड़ से. मतलब रिपील में तो ऐसा माना जाता है जैसे कि वो कानून कभी था ही नहीं. दैट्स द इंपैक्ट ऑफ रिपील. कोई भी एक्ट अगर रिपील हुई है, सेक्शन 6 कहता है भले ही हमने कह दिया अब माना जाएगा कि ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स द रिपील विल नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑन 5 थिंग्स. द रिपील विल not have an impact on 5 things. Which 5 things? Any inquiry or litigation that has already been started. जैसे कि VAT, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट VAT एक्ट रिपील हो चुका है. वैल्यू एडेड टैक्स जड़ से उखाड़ के हमने फेंक दिया है. पहले तो कभी हुआ करता था ना, भले आज वो एक्ट रिपील हो गया है, बट लॉ मेकर कहते हैं अगर कोई लिटिगेशन शुरू हुआ है वैट में, अभी तक डिसीजन नहीं आया है, पेंडिंग है, तो ऐसा नहीं होगा कि वैट को निकाल दिया मतलब वो केस भी डिसमिस हो गया. डिसीजन देने के लिए जज साहब ऐसा मानेंगे जैसे कि वो कानून अभी भी है, निकाला नहीं गया है, और उसी एक्ट के बेसिस पे जज साहब डिसीजन देंगे. तो एक नीचे से ऊपर जा रहे हैं. रिपील इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी litigation. Also it is not going to affect any punishment. VAT एक्ट में किसी ने कुछ कांड किया था तब उसको 5 लाख का फाइन लग गया. आज हमने कानून को निकाल दिया, ये बंदा कह रहा ही जज साहब मेरे को मेरे 5 लाख दो. एक्ट ही नहीं है तो 5 लाख कहां से आएंगे? दो. ये एक्ट तो कभी कानून की दुनिया में था ही नहीं. अगर एक्ट ही नहीं था काहे का 5 लाख इंटरेस्ट के साथ मेरे को मेरे 5 लाख दे दो. दे के 5 लाख. इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी पनिशमेंट. और पनिशमेंट का ऑपोजिट है क्लेम. वैट जैसे देखो जीएसटी में आप सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ, तो वैसे ही वैट में भी वो सेट ऑफ क्लेम लेना ये अलाउड था बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो क्लेम्स आप ले सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, आपको प्रिविलेज मिल सकता है. तो अगर आपको कुछ प्रिविलेज मिले होंगे कोई बात नहीं, जब एक्ट था आपने मजे कर लिए, हो गए वो मजे, एक्ट गई बात गई. ऐसा नहीं होगा कि मजे का रिवर्स हो जाएगा, आप सजा मिलेंगे. ठीक है, ये सेक्शन 6 ने स्पेसिफिकली कहा है भले ही एक्ट रिपील हो जाती है, but it's not going to affect any litigation, it's not going to affect any punishment, it's not going to affect any claim or any privilege, it's not going to affect the prior management. तो VAT की इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की ऑथोरिटीज है. इनकम टैक्स का इसीलिए एग्जाम्पल ले रही हूं बिकॉज ये एक्ट आपने पढ़ा है. वैट का मैं बोलूंगी भी तो आपको पता नहीं होगा. देखो एक्चुअली जनता का वही है, इनकम टैक्स एक्ट से डर नहीं लगता है, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज से डर लगता है. वैसे ही वैट में भी था, वैट एक्ट था, वो देखो सिर्फ एक्ट बना के मतलब नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट करना और इंपॉर्टेंट होता है. और लोग एग्जीक्यूट कर रहे नहीं, उसके लिए हमने ऑफिसर्स, ऑथोरिटीज, पैनल बिठाया था. हाँ तो देखो, हाँ वैसे ही है, वो मोटर व्हीकल एक्ट है, घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग सिग्नल है, अभी क्या है सिग्नल, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो. ये सिर्फ थियोरी है, सिर्फ थियोरी है. ग्रीन मीन्स गो, येलो जैसे हो रहा है गो फास्टर, और रेड है मामू नहीं है तो गो. तो एक्ट से डर नहीं लगता है, मामू से लगता है, फाइन लग जाएगा, चिट्ठी आ जाएगी, लाइसेंस ले लेंगे, ऐसे ही होता है ना. वही है इंडिया, है इंडिया है ना. तो फनी है, इंडियंस फॉरेन कंट्री में जाते ना सुधर जाते हैं, और वही बंदा इंडिया में रहेगा पूरा बिगड़ जाएगा. सच में ऐसी बात होती है. इंडिया में कैसे, फॉरेन में कोई इंडियन जाएगा, इतनी मीठी जुबान उसकी, इतनी मीठी जुबान, थैंक यू, प्लीज, ओके, लव यू, इतना प्यार से बोलता है. हर चीज के लिए थैंक यू बोलेगा, हर चीज के लिए. और इंडिया में वही रहेगा ना, थोड़ा सा अगर ऐसे आंखें भी मिला ली, क्या है बे, क्यों देख रहा है
मतलब ऐसा होता है। आप देखो, पता नहीं वो इंडियन को वहां पे जाके क्या हो जाता है, अचानक से रिवाइव हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे 10 सेकंड भी किसी से नजरें मिल गई ना, और वो इंसान ने नजर नहीं, जैसे मेरी अगर आपसे नजरें मिल गई, आप नजरें तुरंत झुका देते हो। आपने अगर नजर नहीं झुकाई ना तो क्या है बे, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या बोले मेरी मौसी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई, मुझे पता है। अब फोन पे बात करते हो, पहले बात करते हो। होता है ना, आई हैव सीन। यहाँ पे तो क्या, अभी अपन गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ खाया है, विंडो नीचे कचरा बाहर, वही हिम्मत करके तो बताओ। आप दुबई में करके बताओ, यूएसए में करके बताओ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करके बताओ, बस वहां पे तो इंडिया फॉरेन कंट्री में। हम लोग जैसे भी कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले दुबई गए थे, ऑल द ड्राइवर्स वो पाकिस्तानी। क्या प्यार है इंडिया और पाकिस्तान में, दुबई में अलग लेवल का प्यार है। उनको पता नहीं यहाँ पे झगड़ेंगे तो वीजा कैंसिल हो जाएगा, वापस से देश में भेज देंगे। अलग लेवल का प्यार है, अलग लेवल, मजा आ जाता है। ठीक है, वही है। तो अभी क्या, जब जो कानून बनाता है उसको भी पता है इंडियंस की क्या टेंडेंसी है, तो सिर्फ कानून बना के कोई मतलब नहीं है। उसको पता है कानून बनाने के साथ साथ भाई ये कानून फॉलो हो रहा है या नहीं, उसके लिए मेरे को मैनेजमेंट की पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। लोग मतलब उनके लिए ग्रांटेड ही है, कानून बनाया ही जाता है, फॉलो करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। ऐसी मेंटालिटी है इंडियंस की। तो ये मैनेजमेंट की बिगड़ अधूरा है हमारा कानून। सिर्फ कानून बना के घंटा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट को लाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई मैनेजमेंट बना है, उस वक्त बनाया गया था, ओके, और अभी कुछ प्रोविजन है जैसे कि लिटिगेशन है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कंपनीज एक्ट का, इसके लिए एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। पहले 1956 एक्ट था, तब सीएलबी था, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड। सीएलबी जो आज 2013 में, जो सीएलबी पहले करता था ना, आज एनसीएलटी करता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये तो 1956 की बात है, तब सीएलबी हुआ करता था। आज जैसे एनसीएलटी वैसे तब सीएलबी हुआ करता था। अब देखो ना, हमने अभी ये पॉइंट 5 में पढ़ा 1956 एक्ट रिपील हो चुकी है, बट अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, इट विल कंटिन्यू। सोचते हुए कि 1956 एक्ट अगर होती तो क्या सजा मिलती, क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो अब देखो, कुछ कुछ डिसीजन सीएलबी के पास पेंडिंग थे, और कुछ समय तक, लेट मी टेल यू, दिस इज प्रैक्टिकली हैपेंड इन इंडिया। 2013 की एक्ट आई, बट 2013 की एक्ट इमीडिएटली आने के बाद एनसीएलटी नहीं बना था। 2015 में एनसीएलटी बना, 2 साल बाद। तब तक हमारा सीएलबी था, कंपनी लॉ बोर्ड, विच वॉज रेगुलेटेड अंडर द 1956 एक्ट, विच वॉज रिपील्ड। बट स्टिल ये जो प्रायर मैनेजमेंट है सीएलबी था, सारे पेंडिंग केसेस सीएलबी ने सॉल्व किए। फिर जब नोटिफिकेशन के द्वारा एनसीएलटी बना ना, तब नोटिफिकेशन में कहा कि अगर सीएलबी के कुछ पेंडिंग केसेस है, अब सीएलबी डिसॉल्व हो जाएगा और सारे केसेस विल बी शिफ्टेड टू एनसीएलटी। तो ये प्रायर मैनेजमेंट है, ओके। तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट। तो अगर देखो, कोर्ट तो तभी रहेगा ना। अब देख, कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं जिसमें अपना स्पेसिफिक कोर्ट होता है, जैसे अपना कंपनीज एक्ट है, हम नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाते, हम एनसीएलटी के पास जाते हैं। वैसे ही वो कंपनीज एक्ट में सीएलबी था, तो अगर लिटिगेशन चल रहा है, क्या सीएलबी भी चलेगा? हाँ, वैसी वो बात है। आपको लॉजिक समझ में आया ना? And it's not going to revive anything that was not enforced. Something that was not enforced मतलब something that was exempted, या वो प्रोविजन कभी हमने एप्लीकेबल करवाया ही नहीं था। तो जब एक्ट था तब एप्लीकेबल नहीं था, अब एक्ट नहीं है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा लॉजिक नहीं है। दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज लॉ। मैथ्स जैसा नहीं है कि जब एक्ट था ना तब हम एग्जाम्शन में आ रहे थे, अब एक्ट नहीं है ना तो हम एप्लीकेबिलिटी में आ जाएंगे। ऐसा दिमाग आपको लगाना नहीं है। एक्ट जब था तब आप एग्जेम्प्टेड थे, एक्ट जब नहीं है एग्जाम्शन का सवाल ही नहीं आता है, और एप्लीकेबिलिटी का भी सवाल नहीं आता है। तो इट्स नॉट गोइंग टू रिवाइव एनीथिंग दैट वाज नॉट इन्फोर्स्ड। ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको जैसे है वैसे के वैसे लर्न करने पड़ेंगे। इसके ऊपर बहुत एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने पूछा है सवाल।
चलो 6 से 7 और 8 कर लेते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ रिपील से रिलेटेड ही बात कर रहा है। 6A कहता है मारे गए लोग, रिपील एक्ट अगर आप चाहते हो, अच्छा नहीं, 6A जो है, रिपील एक्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी अमेंडमेंट मेड बाय द एनैक्टमेंट सो रिपील इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ सच रिपील। कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा, इसको मैं एक पीपीटी के द्वारा एक्सप्लेन करती हूं, हम एक्ट को लाते हैं फॉर सम अमेंडमेंट। हाँ ये रहा, ये देखो, ये एग्जाम्पल है और ये सेक्शन इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूं। तो जैसे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में अमेंडमेंट आया। जब 1956 में यह एक्ट बना था तो कहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विल ओनली बिलोंग टू द बॉय चाइल्ड। 1956 की बात है, बट 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट आया थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, जिसके द्वारा कहा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू योर चाइल्ड, टू योर चाइल्ड। मेल चाइल्ड को सब्स्टिट्यूट करके हमने योर चाइल्ड डाल दिया, मतलब सन्स के साथ साथ राइट नाउ 2005 के बाद इवन द डॉटर्स हैव अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल 1956 एक्ट जब थी तब सिर्फ क्या लिखा हुआ था, मेल चाइल्ड। अब मेल चाइल्ड को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय चाइल्ड, योर चाइल्ड, मतलब सन एज वेल एज डॉटर। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अमेंडमेंट एक्ट का क्या काम खत्म हो गया। हाँ, ओरिजिनल एक्ट आई जिसमें मेल चाइल्ड लिखा था, फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आई। अमेंडमेंट एक्ट में कहा ओरिजिनल एक्ट में जो मेल चाइल्ड है उसको हटा दो और लिख दो योर चाइल्ड। अब हमने मेन एक्ट में योर चाइल्ड लिख दिया, क्या हमारा अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस सॉल्व हो गया? जो पर्पस के लिए अमेंडमेंट एक्ट को लाया था क्या वो पूरा हो गया? तो ये सेक्शन 6 से कहता है अमेंडमेंट एक्ट फिर रिपील हो जाती है, क्योंकि हमने ओरिजिनल एक्ट में ही अमेंडमेंट ला लिया। देखो अमेंडमेंट एक्ट आप 3 कारणों के लिए लाते हो, सुनो मेरी बात। अमेंडमेंट एक्ट्स 3 पर्पसेस के लिए आती है। 1 इंसर्शन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन और तीसरा डिलीशन। अमेंडमेंट एक्ट के 3 ही कारण होते हैं। 1 एडिशन, जैसे सेक्शन 10A कंपनीज एक्ट में ऐड हुआ है, सेक्शन 3A कंपनीज एक्ट में ऐड हुआ है। सेकंड इज डिलीशन, सेक्शन 11 हमने डिलीट किया एक्ट में से। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि यहां पे हमने मेल चाइल्ड के बदले में योर चाइल्ड, कंपनीज एक्ट में 2013 में कॉमन सील मैंडेटरी था, 2015 में हमने कह दिया कॉमन सील इफ एनी, मतलब वहां पे हमने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। कॉमन सील को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉमन सील की जगह पे कॉमन सील कॉमा इफ एनी। कुछ आई क्या बात समझ में? तो जैसे अमेंडमेंट एक्ट आया हमने इंसर्शन कर दिया, या तो डिलीशन कर दिया, या तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया ओरिजिनल एक्ट में। तो जो पर्पस के लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था क्या उसका पर्पस पूरा हो गया? जैसे ही अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस पूरा हो जाता है, सेक्शन 6 से कहता है अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो जाता है, अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो जाता है। देखो, पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट इज सर्व्ड, इट्स एग्जिस्टेंस इज नो मोर रिक्वायर्ड। अमेंडमेंट एक्ट इसके बाद हो जाता है रिपील।
अमेंडमेंट एक्ट इसके बाद हो जाता है रिपील। तो कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जो आया था फॉर द पर्पस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, वो अपना काम करके चले जाएगा। डन। नेक्स्ट 7 कहता है अगर आप चाहो रिपील एक्ट को रिवाइव कर सकते हो। जो एक्ट हमने कभी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, अगर आप चाहो उसको कर सकते हो रिवाइव। बट अगर आप रिवाइव कर रहे हो, रिवाइव करते वक्त इट इज नेसेसरी फॉर यू टू स्टेट द पर्पस। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू स्टेट द पर्पस कि क्यों आपने रिपील्ड एक्ट को किया है रिवाइव। तो अगर लॉ मेकर्स चाहे, जो वैट एक्ट को उन्होंने रिपील किया था ना, उसको वापस से ला सकते हो। बट अगर आप ये कर रहे हो भाई साहब, आपको पर्पस बताना पड़ेगा। और इसी रिपील से रिलेटेड एक सेक्शन 8 है, जो करने के बाद हम छोटा सा 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट्स। अच्छा, कोई एक्ट रिपील हो चुका है बट उसका रेफरेंस अभी भी आप दूसरे एक्ट में दे रहे हो। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस है, कहीं कहीं पे है क्या? आपने पढ़ा है 115 JB इनकम टैक्स एक्ट का? अच्छा ठीक है। बहुत सारे एक्ट में बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट में हमने कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया है। कंपनीज एक्ट का 1956 का रेफरेंस बहुत सारे एक्ट्स में है, बोनस एक्ट में है, इनकम टैक्स एक्ट में है। अब 1956 एक्ट तो रहा नहीं, वो तो जड़ से उखाड़ के हमने फेंक दिया है। उसके बदले में हमने क्या लिया है? 2013 का। तो अब लॉ मेकर कहते हैं अगर आपके कोई एक्ट में ऐसी एक्ट का रेफरेंस है जो रिपील हो चुकी है, रिपील तो हुई है बट रिपील के साथ साथ उसके बदले में कोई दूसरी एक्ट री एनैक्ट हुई है, मतलब जैसे 1956 को हटा के 2013 को लाया है। अब अगर ये पुराने एक्ट का रेफरेंस कहीं हमने इस्तेमाल किया है तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि हमने 1956 नहीं बल्कि जो नया वाला एक्ट है 2013 का रेफरेंस हम दे रहे हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। इस पूरे ब्लॉक में एक तो 6th इंपॉर्टेंट है और 5th इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7, 8 में। ठीक है, देखो 2 थियोरी क्वेश्चंस तो आपको आने वाले हैं। अब हो सकता है 3 थियोरी आए या 2-3 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आए, ऐसा भी हो सकता है, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो 10 से 12 मार्क तो मिनिमम वेटेज है इस एक्ट का। ठीक है, 5 मिनट 5 to 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।